Hello everyone, how are you? Today we will discuss about the energy stored in capacitor. In the last class हमने क्या स्टडी किया था लास्ट क्लास में? हाँ, कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। और आज की क्लास जो है उसमें हम बात करेंगे कि जो कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी किस तरीके से स्टोर करते हैं और किस तरीके से उसमें स्टोर होती है। तो देखिए, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स को जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती जाती है और उस एनर्जी को हम किस फॉर्मेट में निकालना चाहेंगे, उस एनर्जी को हम एक ऐसे फॉर्मेट में फाइंड आउट करना चाहेंगे जिसके बारे में हमें पता हो, उस फॉर्मेट में निकालना चाहेंगे जिस फॉर्मेट की क्वांटिटीज़ के बारे में हमें नॉलेज हो, ठीक है। जैसे C है कैपेसिटेंस, हम निकाल सकते हैं। जैसे आपका V है पोटेंशियल, उसको भी हम पहचानते हैं और उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे Q है आपका चार्ज, ठीक है। तो C V Q की फॉर्मेट में हम एनर्जी को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। जब भी हम एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ में अगर हम एनर्जी को स्टोर करते हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ता है और जो वर्क हम करते हैं उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए, वो वर्क उसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एक बॉल की, जैसे मान लीजिए बॉल तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इस डस्टर की बात करें, ये डस्टर मैंने यहाँ से उठाया, मान लीजिए ग्राउंड सरफेस से मैंने डस्टर को उठाया और ऐसे ऊपर लेके आया, ठीक है। ऊपर लेके आया मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ किसके अगेंस्ट में, mg वेट, इसका जो वेट फोर्स है, इस तरीके से मैं इसको छोड़ूंगा तो डाउनवर्ड साइड में एक वेट फोर्स लग रहा है जिसको mg बोलते हैं। mg के अगेंस्ट में मैं एक वर्क कर रहा हूँ और जितनी हाइट तक लेके जाऊँगा वो हाइट है मान लीजिए h, ऐसे हाइट तक लेके गया h। तो इस डस्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है इसको मैं यहाँ पे इस अलमारी के ऊपर रख दूँ, इतनी हाइट के ऊपर रख दूँ, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है और वो एनर्जी कितनी हो गई है, mgh। mg जो वर्क डन किया हमने कितनी डिस्टेंस के लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या था mg, डिस्प्लेसमेंट कितना h, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया mgh। और उस mgh वर्क डन को हमने इसको कहीं पे इस अलमारी के ऊपर रख दिया तो ये अलमारी के ऊपर वहीं पे रहेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से हम इसको फ्रीली फोल्ड करेंगे तो इसका जो वर्क, इसके ऊपर जो वर्क हुआ था जिसकी वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हुई थी, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में रिलीज होगी और वो नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स की बात करें तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर किया जाता है उस चार्ज को स्टोर करने के लिए भी हम वर्क करते हैं। किस तरीके से वर्क करते हैं, देखो, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर की प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर हम एक चार्ज लेके आए और यहाँ ला के रख दिया, फिर एक और चार्ज लेके आए। जब दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो पहले वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी हमने उसको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा और फिर रख दिया। फिर अब दो चार्ज हो गए, फिर तीसरा लेके आएंगे तो उस तीसरे के ऊपर ये दोनों चार्ज रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा और ज़्यादा वर्क डन किया और फिर रख दिया। इस तरीके से हमने इसके ऊपर बहुत सारे चार्ज ला के ऐसे स्टोर करते रहे और एक लिमिट के बाद में इसके अंदर स्टोरेज नहीं हो पाएगी और वो इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्टोरेज हो जाएगा, उसमें इसका कैपेसिटेंस फुल हो गया है। हम मानेंगे कि उस केस में इसका जो कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से जो चार्ज हमने ला के इसके ऊपर रखे हैं उसके लिए हमने वर्क डन किया और उस वर्क डन के फॉर्मेट में ही हमने क्या है, यहाँ पे एक एनर्जी को स्टोर कर दिया है, लॉक कर दिया है उस एनर्जी को यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ सोचना है, वो चीज़ क्या है, वो ये है कि जैसे जैसे हम चार्ज को यहाँ पे ला के स्टोर कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टेंशन बढ़ रहा है। टेंशन मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है। मतलब क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा चार्जेस के बीच के अंदर जो रिपल्सन है वो भी बहुत ज़्यादा होता जाएगा और उसके बहुत ज़्यादा होने से यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और जो पोटेंशियल बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है, हमने एक वर्क डन किया, उस वर्क डन के फॉर्मेट में ही यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा है। तो उस पोटेंशियल की फॉर्म में ही जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं।
ये सिस्टम होता है इसका। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में क्या है। तो जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, वो एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमने दो प्लेट बनाई, एक कैपेसिटर बनाया। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कैपेसिटर है, इस तरीके से ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये एक प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ये हमारी सेकंड प्लेट है, ऐसे ये सेकंड प्लेट है। ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं हमारी, हमने एक कैपेसिटर बनाया है और ये ग्राउंडेड कर दिया हमने ऐसे, और ये यहाँ से चार्ज दिया इसको पॉजिटिव, और इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज ऐसे। ठीक है, तो हमने स्टडी की है कि इसके अंदर जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे तो इसमें क्या पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी को हम लोग स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब अगर हम माने कि ये जो चार्ज दिया गया है इसको Q चार्ज, इसकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल मान लीजिए V है। कितना है? V। तो हम लोग एक चीज़ को और समझ सकते हैं, वो क्या है, ये जो चार्ज Q है, ये चार्ज Q एक साथ मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो इसको दिया नहीं गया, ये तो इसमें टुकड़ों में स्टोर हुआ है। जैसे एक लेके आए, फिर दूसरा पार्टिकल लेके आए, तीसरा पार्टिकल लेके आए, चौथा पार्टिकल लेके आए, इस तरीके से। या फिर ऐसे तो हमने किया नहीं कि 1000 पार्टिकल एक साथ लाके यहाँ पे रख दिए, हम बारी बारी से चार्ज लेके आए, तो वो चार्ज जो है उसका जो अमाउंट है इस प्लेट के ऊपर वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ पे एक सेगमेंट में चार्ज को डाल रहे हैं, तो उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि जैसे मान लेते हैं कि ए कैपेसिटर, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए कैपेसिटर इज बीइंग given charge at an instant ठीक है, its potential is V। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, पोटेंशियल कितना है? V। ठीक है, V ए स्मॉल चार्ज, ठीक है, कितना चार्ज है स्मॉल, उसको भी हाईलाइट कर देता हूं, dq। स्मॉल चार्ज सेगमेंट कितना ले लिया हमने? dq। ठीक है, ये dq। ठीक है, इज गिवन देन वर्क डन टू गिव दिस charge dq is वर्क डन कितना होगा? स्मॉल सेगमेंट ऑफ चार्ज के लिए वर्क डन dq है, तो स्मॉल सेगमेंट चार्ज dq के लिए वर्क डन भी स्मॉल सेगमेंट में ही होगा। तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? यहाँ पे उसको हम दिखा सकते हैं dw इज इक्वल्स टू, अब देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी थी, और उसमें क्या था, तो v इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला भी हमने निकाला है। v इज इक्वल्स टू क्या था? w अपॉन q। तो ये वाला फॉर्मूला है, तो w इज इक्वल्स टू क्या होगा? v इंटू q। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये dw है वर्क डन, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये फॉर्मूला बन गया उसी से। ठीक है, ये हम
इस तरीके से इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये फॉर्मूला बना आपका। ठीक, अब देखो ये तो स्मॉल सेगमेंट के लिए है, लेकिन अगर कंप्लीट चार्ज Q के लिए निकालें तो हम इस छोटे छोटे सेगमेंट के लिए dW1, dW2, dW3, dW4 एंड सो ऑन dWn सबके लिए निकालेंगे तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ चार्ज गिवन इज, कितना चार्ज गिवन है इसको, टोटल चार्ज कितना गिवन है, Q गिवन है, तो हम इसको लिख देते हैं Q, कंप्लीट Q की बात कर रहे हैं। देन वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V डॉट dq, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो वर्क डन हमने फाइंड आउट किया है, इस वर्क डन में v को हमें चेंज करना है। ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ q में लेके आना है इसको v को, और फंक्शन ऑफ q में लेके आएंगे तो v की ऐसी वैल्यू डालें हम, तो हमारे पास में एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, उसके लिए लिखा हमने, सिंस वी नो दैट क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, या फिर ऐसे भी समझ में नहीं आया, आप भूल गए हैं तो हम लोग लिख देते हैं इसको, ध्यान से देखिए, Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CV, देन V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। ये बना कि नहीं बना इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब ये V की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ से Q अपॉन C डॉट dq, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए C क्या है, C तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, इसलिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे। देन W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C, इसको सेपरेट कर दिया और यहाँ पे आ गया Q डॉट dq, ये एक और इक्वेशन बना हमारा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करें तो W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C, और इसको इंटीग्रेट किया Q को, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q स्क्वायर बाई 2, ये बन गया। तो हमारे पास वर्क डन कितना आया, W इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C, Q स्क्वायर अपॉन C। एक मिनट, यहाँ से हमारा फॉर्मूला बना, देखिए W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये फॉर्मूला हमारा बना यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर इक्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया एनर्जी के लिए। ठीक है, ये वर्क डन निकल के आया, सॉरी ये वर्क डन निकल के आया, और जितना वर्क डन हुआ है वो किस फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो वो स्टोर हो जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू यू लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू यू लिख सकते हैं, और वो इधर से, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूं मैं, देखिए ये हमारा, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये फॉर्मूला बना आपका। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में Q की वैल्यू डालें हम लोग, तो Q इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होता है, CV, तो इस फॉर्मूले में डालें तो क्या लिख सकते हैं आप, और U इज इक्वल्स टू हाफ, और ये Q इज इक्वल्स टू CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, ये बन गया। इसकी वैल्यू वहाँ से पुट कर दी CV, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो C स्क्वायर V स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर कैंसिल, देन U इज इक्वल्स टू बन गया हाफ
CV²। एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक तो ये इक्वेशन आई है आपकी और एक ये इक्वेशन आई है 5th नंबर, ये भी एनर्जी आ गई हमारी और ये भी एनर्जी आ गई हमारी। ये 6th मान लीजिए, ये 5th मान लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू तो पुट कर चुके हैं, अब C की वैल्यू को अगर पुट करें यहाँ पे तो C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V। इसी इक्वेशन में नाउ यूजिंग C इज इक्वल्स टू Q/V इन इक्वेशन 5th के अंदर यूज करें तो हमारी इक्वेशन एक और इक्वेशन बनेगी जिसको हम डिनोट कर सकते हैं U इज इक्वल्स टू हाफ और यहाँ से Q² एज इट इज और C की जगह Q/V, ठीक है, ये बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो V ऊपर चला गया तो लिख सकते हैं हाफ Q² V/Q और ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी इसकी वो बन गई है, यहाँ से देखिए U इज इक्वल्स टू हाफ QV। ये भी हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन आई जिसको हम बना सकते हैं 7th नंबर की इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए आप। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तीनों ही एनर्जी की इक्वेशन है जो कि स्टोर्ड है कैपेसिटर में, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन जो है ये हम प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज करेंगे बजाय इन दोनों के। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर Q नहीं है और इन दोनों में Q है, और Q है इसका मतलब Q को हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब सुटेबली तरीके से हमें ये Q का मेजरमेंट डिफिकल्ट होता है। जबकि ये जो फॉर्मेट है इसमें C और V दिया हुआ है, ये किस टर्म्स में है, C और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म्स में है, तो इस फॉर्मेट को हम इजीली यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि C की वैल्यू होती है, आपको पता है, ε0 A/d और A क्या है, एरिया ऑफ दी प्लेट्स, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो जब भी कैपेसिटर बनाएंगे तो ये दोनों चीजें हम मेजर कर सकते हैं और मेजर करके हम उसको बनाएंगे तो ये C हम फाइंड आउट कर सकते हैं। V क्या है, पोटेंशियल, दैट मीन्स वोल्टेज। तो ये वोल्टेज जो है इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास डिवाइस होती है इसको मेजर करने के लिए भी। तो ये वाला जो है ये प्रैक्टिकली यूज होगा, बाकी ये दो जो हैं ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होते हैं। इनमें Q है, इनमें ये Q की टर्म्स में है और ये C और V की टर्म्स में है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि भाई जो एनर्जी है कैपेसिटर में वो कहाँ स्टोर होती है, तो उसके लिए मोस्टली ज़्यादातर आंसर मिलता है हमें कि चार्ज के फॉर्मेट में स्टोर होती है, उसकी प्लेट्स पर स्टोर होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो चार्ज में स्टोर होती है और ना ही कैपेसिटर की प्लेट्स पे स्टोर होती है। एनर्जी जो है वो स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। अब जितना ज़्यादा आप चार्ज बढ़ाएंगे प्लेट्स पे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसका मतलब उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब हाफ CV² जो फॉर्मूला था अपना, हाफ CV² एनर्जी का जो फॉर्मूला था अपना, इसमें पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो U अपने आप ही इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेट में स्टोर होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में बनती है, जो गैप होता है दोनों प्लेट्स के बीच में वहाँ बनती है। और वहाँ क्या होता है, वहाँ डाई इलेक्ट्रिक होता है और उस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक। अब अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, किसकी बात करें, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, मतलब किसी कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्या होगा। देखिए ध्यान से, ये तो हमें क्लियर हो ही गया है कि एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप होता है जहाँ डाई इलेक्ट्रिक होता है वहाँ ही स्टोर होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये प्लेट है हमारी, दोनों प्लेट,
और ये जो येलो कलर का बीच में दिख रहा है आपको, ये है हमारा गैप। दोनों के बीच में क्या है ये है हमारा गैप। तो इस गैप के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसका पर यूनिट निकाल लें, पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लें, तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो गैप है, इस गैप में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो 200 जूल है। ठीक है, और इस गैप का या इस डाई इलेक्ट्रिक का, ये जो दोनों प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक है, इसका वॉल्यूम है 20। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी जो है वो कितनी होगी, 10 जूल। सीधी सी बात है, 200 जूल अपॉन 20, तो कितना निकला, 10 जूल। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, 10 जूल। ठीक, अब देखो अगर हम इसका मतलब एक फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, इसी का पार्ट है हमारा, बनाया हमने एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल एनर्जी है उसमें वॉल्यूम का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे अभी मैंने बताया था आपको 200 जूल को हमने पूरे वॉल्यूम कितना था 20, उससे डिवाइड कर दिया था, तो वैसे ही निकलेगा। तो इसके लिए माना कि हमारा जो सिंबल है एनर्जी का वो स्मॉल यू मान लिया। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है आपकी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, जहां पे एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो हमने लिखा U इज इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ CV² अपॉन वॉल्यूम को हमने, देखो ये V 2 बार यूज हो रहा है ना, तो इस वॉल्यूम को हमने V लिख दिया, ऐसे रेड से लिख रहा हूं इसको। ठीक है, इस तरीके से, या फिर इसको मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं, एक दूसरा सिंबल बना देता हूं इसका, ऐसे, ये V है मान लीजिए आपका। ठीक है, वॉल्यूम का V। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं। सिंस C इज इक्वल्स टू, C की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। ठीक है, V की वैल्यू क्या होती है, एंड V इज इक्वल्स टू E इंटू D, ये होती है। ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट करेंगे, चलो बाद में पुट करेंगे, एंड ये हो गया। और इस V की वैल्यू, ये जो V है वॉल्यूम, ये किसका इक्विवेलेंट होता है, ये होता है एरिया इनटू डिस्टेंस, इसके इक्विवेलेंट में होता है। और इसको हम लिख सकते हैं A इंटू डी, एरिया कितना A और डिस्टेंस कितनी D। तो ये सब वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं, इतनी वैल्यूज, इन सब को हम पुट कर देंगे, किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास में आंसर जो है वो क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू, ये V² है ना, इस V की वैल्यू E इंटू D है, तो V² की वैल्यू E² D² इंटू E² D² अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी है, A इंटू D, A इंटू D। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए आप। देखिए ये स्क्वायर इससे कैंसिल, और ये D इससे कैंसिल, ये A इससे कैंसिल। तो फाइनली आपको जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, यहाँ से देखिए U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ये फॉर्मूला हमें
मिला। और इस फॉर्मूले से हमें साफ नज़र आ रहा है किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है आपका। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर साफ नज़र आ रही है कि एनर्जी डेंसिटी जो है या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें डिस्कस करनी थी। जो आज का टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर, जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।